औरंगजेब और मराठा साम्राज्य। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र औरंगजेब आलमगीर छठा मुगल सम्राट था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के बाद जिसने वर्ष से वर्ष तक शासन किया। वे उत्तराधिकार के युद्ध में दारा शिकोह, शुजा और मुराद सहित सभी प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने के बाद सिंहासन पर बैठे। वे अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक थे। उनके अधीन साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्हें महत्वपूर्ण आंतरिक संघर्षों का भी सामना करना पड़ा। औरंगजेब की प्रमुख नीतियां क्या थीं? धार्मिक नीतियां। इस्लामी रूढ़िवाद। उन्होंने रूढ़िवादी सुन्नी इस्लाम की सख्त व्याख्या का पालन किया और कठोर धार्मिक प्रथाओं पर जोर दिया। जिया का पुनर्रोपण। उन्होंने वर्ष 1679 में गैर मुसलमानों पर जजिया कर को पुनः लागू कर दिया, जिसे विशेष रूप से हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण माना गया। धार्मिक नेताओं का उत्पीड़न। उन्होंने गुरु तेग बहादुर नौवें सिख गुरु का इस्लाम में धर्मांतरण से इनकार करने पर उत्पीड़न किया, जिससे सिख प्रतिरोध को बढ़ावा मिला और मुगल सत्ता के खिलाफ उनके सशस्त्र संघर्ष में योगदान मिला। मंदिरों का विध्वंसीकरण। वर्ष 1669 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी और केशव देव मंदिर, नई मथुरा सहित प्रमुख हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। प्रशासनिक नीतियां। प्रशासनिक केंद्रीकरण। औरंगजेब ने सूबेदारों और जमींदारों की स्वायत्तता पर अंकुश लगाया, मनसबदारों के लिए निश्चित वेतन लागू किया और शाही नियंत्रण को मजबूत करने के लिए नौकरशाही नियुक्तियों को केंद्रीकृत कर दिया। मनसबदारी में सुधार। औरंगजेब ने मनसबदारों की वित्तीय स्वायत्तता पर अंकुश लगाया, जिससे वे केंद्रीय कोष पर निर्भर हो गए तथा धोखाधड़ी को रोकने के लिए दाग, घोड़े पर दाग लगाना और चेहरा सैनिक पहचान प्रणालियों के माध्यम से सैन्य दक्षता में वृद्धि की। दाग और चेहरा प्रणालियां अलाउद्दीन खिलजी वर्ष 1296 से वर्ष 1316 द्वारा शुरू की गई थी। फतवा ए आलमगीरी प्रशासनिक और न्यायिक मामलों को संचालित करने के लिए इस्लामी कानूनों को संकलित किया गया, जिससे राज्य की प्रकृति अधिक धर्मतंत्रात्मक हो गई। आर्थिक एवं कराधान नीतियां। उन्होंने राजस्व संग्रह की जब्त प्रणाली जारी रखी, जिसने फसल की विफलता के बावजूद उच्च अनम्य कर लगाए, जिससे किसान संकटग्रस्त हो गए और खाद्यान्न की कमी हो गई। सिंचाई और कृषि सुधारों में निवेश की कमी से आर्थिक स्थिरता और खराब हो गई। अकबर के अधीन राजा टोडरमल द्वारा शुरू की गई 10 साला जब्ती प्रणाली फसल उत्पादन और कीमतों के 10 वर्षीय औसत पर आधारित एक व्यवस्थित राजस्व मूल्यांकन पद्धति थी। अत्यधिक सैन्य व्यय। मराठों और राजपूतों के विरुद्ध लंबे समय तक चले युद्धों से वित्तीय घाटा हुआ, कर का बोझ बढ़ा तथा किसान विद्रोहों को बढ़ावा मिला, जिससे क्षेत्रीय प्रतिरोध में तेजी आई। व्यापार विनियमन। व्यापार प्रतिबंधों ने मुस्लिम व्यापारियों को लाभ पहुंचाया, जबकि सख्त इस्लामी वाणिज्य कानूनों ने उद्यमशीलता को हतोत्साहित किया, जिससे साम्राज्य की आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो गई। कला, संस्कृति और बुनियादी ढांचे में गिरावट। कारीगरों को मिलने वाले संरक्षण में कमी आई। स्मारकीय वास्तुकला पर रोक लगी। सैन्य किलेबंदी पर ध्यान केंद्रित हुआ, जिससे आर्थिक विकास सीमित हो गया। मराठा साम्राज्य से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं? मराठों का उदय। दक्कन में कमजोर पड़ते आदिल शाही और मुगल शासन का विरोध करके छत्रपति शिवाजी 1630 से 1880 ने 17वीं सदी के मराठा साम्राज्य की आधारशिला रखी। मराठा साम्राज्य की औपचारिक स्थापना वर्ष 1674 में शिवाजी के छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक के साथ हुई और यह वर्ष 1819 तक चला, जब इसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया। मराठा साम्राज्य का उदय।
मराठों के उत्थान को सामरिक, भौगोलिक और राजनीतिक कारकों के संयोजन के कारण माना जा सकता है। भौगोलिक लाभ: पश्चिमी घाट के बीहद इलाके ने प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की और गुरिल्ला युद्ध रणनीति को सुविधाजनक बनाया। संभाजी महाराज। परिचय: छत्रपति शिवाजी महाराज और साईबाई निंबालकर के सबसे बड़े पुत्र संभाजी महाराज 1657 से 1889 वर्ष 1891 में मराठा सिंहासन पर बैठे। उनका शासनकाल मुगल साम्राज्य, विशेषकर औरंगजेब के विरुद्ध अटूट प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक: उनका जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। 2 वर्ष की आयु में उनकी मां का निधन हो गया और उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई की देखरेख में हुआ। उन्होंने छोटी उम्र से ही सैन्य कौशल दिखाया। जब वे केवल 16 वर्ष के थे तब उन्होंने रामनगर में अपनी पहली लड़ाई का नेतृत्व किया। उन्होंने येसुबाई से विवाह किया और उनका एक पुत्र शाहू महाराज था। मुगलों के साथ संघर्ष, औरंगजेब के विरुद्ध प्रतिरोध: संभाजी ने मुगलों और अन्य क्षेत्रीय शत्रुओं के विरुद्ध अपने पिता के संघर्ष को जारी रखा। बुरहानपुर पर आक्रमण 1691। उन्होंने सफलतापूर्वक मुगल गढ़ बुरहानपुर पर आक्रमण किया, जिससे औरंगजेब की सेना को बड़ा झटका लगा। गुरिल्ला युद्ध: उन्होंने निरंतर होने वाले मुगल आक्रमणों का मुकाबला करने के लिए गुरिल्ला रणनीति का प्रभावी रूप से उपयोग किया, जिससे दुश्मनों को व्यापक नुकसान हुआ। प्रग्रहण और फांसी: वर्ष 1689 में संभाजी के साले गणोजी शिर्के ने उनके साथ छल किया और मुगलों को उनके स्थान की सूचना दी। उन्हें उनके करीबी सहयोगी कवि कलश के साथ संगमेश्वर में पकड़ लिया गया। औरंगजेब के अधीन होने से इनकार करते हुए उन्हें 11 मार्च 1689 को पुणे के समीप तुलापुर में फांसी दिए जाने से पहले क्रूर यातनाएं दी गईं। छत्रपति शिवाजी से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं? मुगलों के साथ संघर्ष: शिवाजी ने अहमदनगर और झुन्नार 1657 के पास मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण किया, जिसके प्रत्युत्तर में औरंगजेब ने नासिरी खान को भेजा, जिसने शिवाजी की सेना को पराजित किया। वर्ष 1659 में शिवाजी ने पुणे में शाइस्ता खान और बीजापुर सेना को हराया और वर्ष 1664 में व्यापारिक बंदरगाह को अपने कब्जे में ले लिया। राजा जय सिंह प्रथम के साथ पुरंदर की संधि 1665 के कारण मुगलों को कई किले सौंपने पड़े। शिवाजी आगरा में औरंगजेब के दरबार में जाने और अपने पुत्र संभाजी को भेजने के लिए भी सहमत हुए। प्रग्रहण और पलायन: वर्ष 1666 में शिवाजी को आगरा में औरंगजेब के दरबार में बंदी बना लिया गया, लेकिन वे संभाजी के साथ भेष बदलकर भाग निकलने में सफल रहे। इसके बाद वर्ष 1670 तक मराठों और मुगलों के बीच शांति बनी रही। मुगलों द्वारा संभाजी को दी गई बरार की जागीर उनसे वापस ले ली गई थी। शिवाजी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तेजी से खोए हुए इलाकों को वापस हासिल किया और दक्कन में मराठा नियंत्रण का विस्तार किया। शिवाजी के उत्तराधिकारी राजाराम 1689 से 700 से मुगलों के खिलाफ प्रतिरोध किया और गिंजी किले में शरण ली तथा बाद में सतारा में उनकी मृत्यु हो गई। शिवाजी द्वितीय और ताराबाई का शासन 700 से 714 तक। राजाराम की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी ताराबाई ने संरक्षिका के रूप में शासन किया और मराठा प्रतिरोध का नेतृत्व किया। शाहू और पेशवाओं का उदय 1713 के बाद संभाजी के पुत्र शाहू ने वर्ष 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया, जिससे मराठा प्रशासन में पेशवा प्रणाली का उदय हुआ। शिवाजी के प्रशासन से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं? केंद्रीय प्रशासन: शिवाजी ने दक्कन शैली, विशेष रूप से अहमदनगर में मलिक अंबर के सुधारों से प्रेरणा लेते हुए एक सुव्यवस्थित प्रशासन की स्थापना की।
इसके अंतर्गत राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था, जिसकी सहायता के लिए अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की परिषद होता था, जिसमें निम्नलिखित शामिल होते थे: पेशवा प्रधानमंत्री, समग्र प्रशासन की देखरेख की जिम्मेदारी, अमात्य वित्त मंत्री, राज्य के वित्त का प्रबंधन, सचिव, शाही आदेश जारी करना, मंत्री, आंतरिक कार्यों का प्रबंधन, सेनापति, कमांडर इन चीफ, सैन्य अभियानों का नेतृत्व करता था, सुमंत, विदेश मंत्री, विदेश नीति, युद्ध और शांति जैसे मामलों पर राजा को परामर्श देना, न्यायाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, न्यायिक मामलों की देखरेख करना, पंडित राव, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, चिटनिस, शाही सचिव ने शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रांतीय प्रशासन, साम्राज्य को प्रांतों, जिलों, तरफों और उप जिलों, परगना में बांटा गया था। स्थानीय अधिकारियों में देशमुख और देशपांडे राजस्व संग्रहकर्ता शामिल थे। राजस्व प्रशासन, शिवाजी ने जागीरदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया और रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की, जिससे देशमुख, देशपांडे, पाटिल और कुलकर्णी जैसे वंशानुगत राजस्व अधिकारियों की भूमिका में बदलाव आया। उन्होंने मीरासदारों पर कड़ी नजर रखी, जिनके पास वंशानुगत भूमि अधिकार थे। उनकी राजस्व प्रणाली मलिक अंबर की काठी प्रणाली के अनुरूप थी, जिसमें भूमि को काठी और रॉड का उपयोग करके मापा जाता था। प्रमुख राजस्व स्रोत: चौथ, राजस्व का 1/4 गैर मराठा क्षेत्रों पर संरक्षण कर के रूप में इसकी वसूली की गई। सरदेशमुखी 10% कर राज्य के बाहर के क्षेत्रों पर अधिरोपित। भ्रष्टाचार की रोकथाम करने के लिए मीरासदारों, वंशानुगत जमींदारों की शक्ति को नियंत्रित किया गया। सैन्य प्रशासन, शिवाजी के पास एक अत्यंत अनुशासित और कुशल सेना थी, जिसमें 30,000 से 40,000 सैनिकों की घुड़सवार सेना भी शामिल थी। साधारण सैनिकों का भुगतान नकद में किया जाता था, जबकि सरदारों और कमांडरों को जागीर अनुदान, सरंजाम या मौकासा प्रदान किया जाता था। उनकी सेना में शामिल थे पैदल सेना, मावली पैदल सैनिक, घुड़सवार सेना, घुड़सवार और उपकरण प्रबंधकर्ता, तटीय क्षेत्रों की रक्षा के लिए एक मजबूत नौसैनिक बल था। गुरिल्ला युद्ध की रणनीति शुरू की गई और कई रणनीतिक स्थानों को सुरक्षित किया गया। समुद्री व्यापार और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए भारत की पहली नौसेना बल की स्थापना की गई। निष्कर्ष: शिवाजी के नेतृत्व और मराठों के दृढ़ विश्वास से मुगल सेना के प्रभुत्व पर नियंत्रण स्थापित हुआ और एक स्व शासित राज्य की स्थापना के साथ भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। उनकी सैन्य शक्ति, प्रशासनिक दक्षता और शक्तिशाली साम्राज्यों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता की भारत के राजनीतिक पुनरुत्थान में अहम भूमिका रही।